कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए दूसरा भाग शुरू करते हैं। वैभवी ने कहा कि माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की कोई नौकरानी नहीं जिसे आप ऐसा करना वैसा करना जैसी बंदिशें लगा रहे। मैं इस घर और इस माहौल में नई हूँ, मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं पूरे दिल से कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल में अगर प्यार सच्चा हो तो सामने वाला कितना ही कठोर और पत्थर दिल क्यों ना हो, वो एक दिन मोम की तरह पिघल ही जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे बिना जाने पहचाने अपना लें, पर कम से कम आप मेरी कोशिश में थोड़ी सहायता तो कर ही सकती हैं। सरला जी वैभवी की बातें सुन करके कुछ कहती कि पीछे खड़ी वैभवी की बड़ी ननद दिव्या ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा कि तो अब तुम क्या चाहती हो? ये चाहती हो कि मेरी माँ भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद करें? अरे वो अब सास हैं, सास, और सास सिर्फ अपनी बहू को आदेश देती है, उसकी जगह खुद काम नहीं करती हैं। और तुम ऐसी पहली बहू हो जो खुद काम चोरी कर रही हो और उल्टा मेरी माँ को ज्ञान दे रही हो कि वो काम करें। माँ, देखा तुमने, इस वैभवी की छूट की वजह से ये कल की आई लड़की आज हम पर हुक्म चलाना चाहती है। आखिर ये वैभव है कहाँ? इसकी तो मैं आज ही खबर लेती हूँ अच्छे से। अपनी बड़ी ननद दिव्या की बातें वैभवी को बहुत चुभ रही थी, पर उसने वैभव से वादा किया था कि वो अपनी लड़ाई लड़ेगी तो जरूर, पर अपने शब्दों की मर्यादा में रह करके। इसलिए वैभवी ने अपनी ननद से कहा कि दिव्या दीदी, क्या जरूरी है कि हम औरतें घर की हर छोटी बड़ी बातों पर घर के मर्दों को शामिल करें? अरे ये हम औरतों के बीच का मामला है, तो इसे हम आपस में बात करके भी तो सुलझा सकते हैं। और फिर मर्द बेचारे सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, अपने सीनियर बॉस की चार बातें और गुस्सा झेलते हैं, और फिर जब वो थक करके हार करके शाम को घर आते हैं तो हम घर की औरतें उन्हें दो पल का सुकून देने की जगह पर उनके साथ चुगली करने बैठ जाएं। वैभवी का यूं पलट करके जवाब देना दिव्या के ईगो को हर्ट कर गया, और उसने वैभवी से चिढ़ते हुए कहा कि अब मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम जो खुद अपने माँ बाप के लिए दिए संस्कारों पर एक धब्बा हो, वो मुझे बता रही हो कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने माँ बाप के बारे में सुन करके वैभवी भी अब अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाई, और उसने कहा कि आपको जो भी बात कहनी है आप मुझे कहिए, आपको मेरे माँ बाप और उनके संस्कारों तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, कि अक्सर ये परिवार वालों पर जाने का काम वही लोग करते हैं जिनमें अपने दम पर लड़ने की हिम्मत नहीं होती। वैभवी की बात से दिव्या को भी और ज्यादा गुस्सा आ गया, और उसने कहा कि देखा माँ, यही होता है जब कोई भी राह चलती लड़की लाखों करोड़ों के घर के लड़के को अपनी चालाकी से फंसा लेती है तो उसकी कड़वी जुबान से सिर्फ जहर ही निकलता है। इसके आगे वैभवी कुछ बोलती कि तभी सरला जी ने गुस्से से कहा कि चुप हो जाओ दोनों। अरे तुम दोनों ने तो इस घर को लड़ाई का मैदान बना दिया है। तुम दिव्या, इस लड़की के मुंह मत लगा करो, इसकी तो जुबान और नियत दोनों ही खराब है। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो हमें ऐसी बहू मिली। तब वैभवी ने अपनी सास से कहा कि कैसी माँ? तब सरला जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, आज शाम को ही तेरे मुंह दिखाई है, और आज तेरी मुंह दिखाई का मैं तुझे ऐसा तोहफा दूंगी जिससे तुझे पता चल जाएगा कि तू कैसी बहू है। वैभवी ने अपनी सास से कहा कि माँ, मैं तो आपसे बात करने आई थी, फिर बीच में दिव्या दीदी को बोलने की क्या जरूरत थी। तब सरला जी ने कहा कि ए लड़की, ये घर तेरा नहीं मेरा है, और इस घर में मुझसे भी ज्यादा मेरी बड़ी बेटी दिव्या की चलती है और आगे भी चलती ही रहेगी।
तू कल की आई लड़की, मुझे और मेरे घर के मामलों में ज्यादा दखल मत दे। वैभवी को अपनी सास की बात सुन करके बहुत दुख हुआ और उसने अपनी सास से कहा कि माँ, मैं आपको जिस वक्त से इस घर में आई हूँ तब से आपको माँ कह करके पुकारा है, और आप मेरा नाम लेना तो दूर, आप मुझे अपनी बहू कह करके भी नहीं बुला रही हैं। सरला जी ने गुस्से से कहा, क्योंकि तू मेरी बहू नहीं है, तू हमारी पसंद नहीं है। मेरा बेटा किसी भी लड़की को ला करके हमारे सामने खड़ा कर देगा तो क्या हम उसे अपनी बहू मान लेंगे? अरे एक लड़की, एक बहू सिर्फ शादी हो जाने से नहीं बनती, बल्कि बहू बनने के लिए उसे कई अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उसमें पास भी होना पड़ता है। तब जाकर के एक सास अपने घर की गृहस्थी और जिम्मेदारी उस अपनी बहू को देती है। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि उसके जाने के बाद अब उसके घर को संभालने वाला भी कोई है। वैभवी ने कहा, तो मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी ना माँ, और मुझे आपके पैसे, ये धन दौलत की चाहत नहीं है। मुझे तो बस आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब सरला जी ने कहा कि कुछ भी का तो मुझे पता नहीं, पर अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे ये बात अपनानी होगी कि जिस तरह दिव्या की शादी के पहले उसकी इस घर में चलती है, उसकी मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं डाल सकता, ठीक ऐसे ही मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाने के बाद भी उसकी इस घर में उतनी ही चलेगी। अगर तुझे मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ही खुले हैं और हमेशा ही खुले रहेंगे। जब तुझे मन करे तो तू यहाँ से जा सकती है, पर अकेले मेरे बेटे के साथ नहीं। वैभवी को अपनी सास की ये छोटी मानसिकता को सुन करके बहुत बुरा और अफसोस भी हुआ कि ये एक माँ हो करके भी अपनी बेटी को कितनी गलत शिक्षा दे रही हैं। वो अपनी बेटी को अपने घर में शादी के पहले और शादी के बाद बोलने का हक तो दे रही हैं। कल को अगर इनकी बेटी की भी ननद ऐसे ही मिली तब ये अपनी बेटी को उस दर्द और तकलीफ से बाहर निकाल पाएंगी जो आज ये मुझे देना चाहती हैं। वैभवी इसके आगे एक और शब्द भी अपनी सास से नहीं बोल पाई और वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर के अपने कमरे में चली गई। वैभवी जब अपने कमरे में रोते हुए पहुंची तो वैभव सामने ही बैठा हुआ था और उसने भी वैभवी की रोते हुए देखा, पर उसने एक बार भी वैभवी से उनके रोने के पीछे की वजह को नहीं पूछा। वैभवी बहुत देर तक अपने बिस्तर के दूसरे कोने में लेट करके तकिए में अपने मुंह को दबा करके रोती रही, पर बगल में बैठा वैभव उसे देख करके भी इग्नोर कर रहा था। और तभी अचानक से वैभव के फोन में किसी का कॉल आया और वो बात करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वैभवी ये देख करके एकदम से हैरान रह गई कि कोई भी इंसान इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है भला। और फिर वैभव ने तो मुझसे कभी प्यार की कस्में और वादे किए थे कि वो मुझे मेरे दुख और तकलीफ में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर अब उसका प्यार से भरा दिल पत्थर में क्यों बदल गया। मैं मानती हूँ कि वो अपने परिवार का इकलौता बेटा है, उसे बचपन से ही बहुत प्यार अपने घर वालों से मिला होगा और वो मेरे लिए अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, पर कम से कम वो एक बार मेरे रोने के पीछे का कारण तो पूछ ही सकता था। शायद उसके सिर्फ पूछ लेने से ही मेरे दिल को बड़ी राहत मिल जाती, पर नहीं, वैभव तो अपने परिवार वालों के मोह में आधा हो चुका है। उसे सिर्फ अपने एक बेटे होने का फर्ज याद है। पति तो जैसे वो आज तक बन ही नहीं पाया है। पहले जो वैभव था वो अब के वैभव से बहुत ज्यादा अलग है। क्या वो वैभव असली था या फिर ये वैभव जो मेरी आंखों के सामने है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने वैभव को ही पहचानने में कोई गलती कर दी है, क्योंकि प्यार करने वाले का दिल कभी अपने प्यार के लिए इतना कठोर नहीं हो सकता है। पर मुझे उससे उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए जब उसने मुझसे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने परिवार और मेरे बीच में कभी भी नहीं बोलेगा, कभी भी अगर उनका साथ नहीं देगा तो कभी वो मेरे साथ भी खड़ा नहीं होगा।
कभी वो उनका अपमान नहीं करेगा तो वो कभी मेरा अपमान होने पर भी कुछ नहीं कहेगा। पर ठीक है, ये लड़ाई एक बहू की है जिसे अपने ससुराल में अपनी इज्जत और अपना अधिकार पाना ही है। उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। पर अगर वैभव तुम मेरे साथ होते तो मेरी ये लड़ाई चाहे मैं हार ही क्यों ना जाती, पर मैं हार के भी जीत जाती। पर तुम ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि तुम पर एक पति से ज्यादा एक बेटे का फर्ज हावी हो चुका है। पर तुम चिंता मत करो, भगवान शायद जानते हैं कि तुम अपने जीवन में कैसे पति बनोगे, इसलिए भगवान ने तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो बहनों का भाई बनाया है। आज नहीं तो कल एक लड़की के उसके ससुराल में मिले दर्द और तकलीफ क्या होता है, इसका भी तुम्हें पता चल ही जाएगा। एक इनकी वो बड़ी बहन है जिसे लगता है कि उसका भाई अपनी पत्नी का गुलाम बना हुआ है, और एक मैं उनकी पत्नी हूँ जो अपने पति के दिल में हो करके भी नहीं हूँ। वैभवी अपने मन में यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक ही वैभवी के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वैभवी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला तो सामने वैभवी की छोटी ननद दिया आई हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। दिया का व्यवहार अपनी भाभी वैभवी के साथ नॉर्मल था। वो जितना काम होता उतना ही वैभवी से बात करती थी। ना वो उससे ज्यादा मतलब रखती थी और ना ही वैभवी को ताने मारती। वैभवी अपनी छोटी ननद की देख करके बहुत खुश हुई और उसने दिया से कहा कि अरे तुम कमरे के बाहर क्यों खड़ी हो, आओ ना अंदर आओ। तभी दिया ने कहा कि नहीं भाभी, मैं भैया के कमरे के अंदर नहीं आऊंगी। वैभवी को लगा कि उसकी ननद उसकी वजह से कमरे के अंदर नहीं आना चाहती, इसलिए वैभवी ने उदास होते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हें भी इतनी बुरी लगती हूँ कि तुम अपने ही भैया के कमरे के अंदर नहीं आना चाहती हो। तब दिया ने कहा कि नहीं भाभी, मैं आपकी वजह से अंदर आने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। वो क्या है ना कि मैं आखिरी बार जब भैया के कमरे में आई थी तब अपनी बड़ी बहन दिव्या दीदी से इसकी इजाजत नहीं ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत मारा था। इसलिए जब तक मैं उनसे पूछ नहीं लेती तब तक मैं भैया के कमरे के अंदर नहीं आ सकती। ये सुन करके वैभवी एकदम से हैरान हो गई कि एक बहन को अपने ही भाई के कमरे में जाने के लिए अपनी ही बड़ी बहन से परमिशन लेने की जरूरत है। तभी वैभवी ने कहा कि पर वैभव, जितना भाई तुम्हारी दिव्या दीदी का है उतना तो तुम्हारा भी है, और छोटी बहन तो वैसे भी अपने भाइयों की लाडली होती है। तब दिव्या ने कहा कि भैया की लाडली होने से क्या होता है भाभी, यहाँ तो दिव्या दीदी ही सबकी लाडली हैं, चाहे वो वैभव भैया ही क्यों ना हो। आपको पता है वैभव भैया तो अभी तक घर से बाहर कहीं भी घूमने जाने से पहले दिव्या दीदी को न सिर्फ बताते हैं बल्कि उनकी इजाजत भी लेते हैं, और दिव्या दीदी ही ये डिसाइड करती हैं कि वैभव भैया को कब तक घर लौट करके आना चाहिए। फिर पता नहीं वैभव भैया ने अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला बिना दिव्या दीदी से पूछे कैसे ले लिया। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो दिव्या दीदी को अगर आपकी शादी के बारे में पहले पता चल जाता तो दिव्या दीदी आपकी शादी कभी भी वैभव भैया से नहीं होने देती, क्योंकि उन्होंने पहले भी वैभव भैया को एक रिलेशन तोड़वा दिया था। ये सुन करके वैभवी भी बहुत हैरान हो गई कि उसकी शादी के पहले भी वैभव का पहले भी एक रिश्ता था। वैभवी ने दिया से कहा कि तुम मुझे क्या बता सकती हो कि तुम्हारी दिव्या दीदी ने ऐसे क्यों और कैसे किया। दिव्या ने कहा कि नहीं भाभी, कल को अगर आपने ये बात जा करके माँ या फिर दिव्या दीदी से बोल दी तो मुझे तो जीते जी मौत आ जाएगी, और मेरे मरने का गम तो इस घर में किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मारने वाली दिव्या दीदी हैं जो सबकी लाडली और चहेती हैं। वैभवी ने दिव्या का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होगा भी या नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा तो पसंद और भरोसा करती ही हो, तभी तुमने अभी तक मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और इतनी बात भी बता दी। इसलिए मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम मुझे जो भी बताओगी वो बात ना तो कभी मैं तुम्हारी दिव्या दीदी तक पहुँचेगी और ना ही तुम्हारे भैया तक।
इसलिए अब मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम्हारी दिव्या दीदी ने अपने ही सगे छोटे लाडले भाई के साथ ऐसा क्यों किया। दिव्या ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपको बता देती हूँ, पर आप अपना वादा निभाना और ये बात कभी किसी को मत पता चलने देना। ये बात तब की है जब भैया स्कूल में पढ़ते थे और तब मैं भी बहुत छोटी थी, पर इतना भी नहीं कि घर में क्या हो रहा है वो मैं समझ ना सकूं। हमारे ही कॉलोनी में एक लड़की रहती थी डिम्पल। वो सच में बहुत सुंदर और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। उसकी फैमिली और हमारी फैमिली के बहुत अच्छे रिश्ते थे और हम दोनों के ही पापा एक ही कंपनी में नौकरी भी करते थे और वो लोग भी अभी नए नए ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस वक्त पर भैया बिल्कुल सलमान खान और शाहरुख खान हीरो की तरह बन ठन करके घर से निकला करते थे और उसी बीच उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई, जो उन्हें पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। दोनों के ही पापा एक ही कंपनी में होने की वजह से डिम्पल के पापा ने भी डिम्पल का एडमिशन भैया और दिव्या दीदी के स्कूल में करवा दिया था। पहले तो भैया और डिम्पल के बीच में सिर्फ दोस्ती थी, पर जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। भैया और डिम्पल दोनों ही सेम क्लास में थे, जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताते थे और अब तो दोनों ही दोस्तों को 2 साल भी पूरे होने वाले थे और उनकी इस गहरी दोस्ती और प्यार के बारे में धीरे धीरे हमारी फैमिली के साथ साथ डिम्पल की फैमिली को भी पता चलने लगा था। हालांकि डिम्पल इतनी सुंदर और अच्छी थी कि उसे तो मेरी माँ ने अपनी बहू मान भी लिया था और वो उसके लिए हर त्योहार या जन्मदिन पर उसे कुछ न कुछ तोहफा भी देती थी। सबको इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था सिवाय दिव्या दीदी के, और उन्हें क्यों था ये बात आज तक हम में से किसी को भी समझ में नहीं आई। पहले तो दिव्या दीदी स्कूल में वैभव भैया और डिम्पल पर नजर रखती थी कि वो दोनों कब साथ बैठे हैं और कब क्या करते हैं, और फिर इसकी शिकायत आ करके उन्होंने माँ से की, तो माँ ने भी उनकी इन सब बातों को अनदेखा और अनसुना कर दिया। धीरे धीरे जब वैभव भैया का सारा समय और ध्यान डिम्पल पर जाने लगा, तो ये देख करके दिव्या दीदी को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि तब वैभव भैया तो दिव्या दीदी कि कोई बात ना सुनते थे और ना ही उनके कंट्रोल में रहते थे। वो बस डिम्पल के ही पीछे पागल रहते थे। जब वो ट्यूशन जाती तो वो उसे अपनी साइकिल से छोड़ने जाते और जब वो बाहर रहती तो खुद भी किसी न किसी बहाने से घर से बाहर चले जाते। बहुत दिनों तक दिव्या दीदी ने पहले मेरी माँ और फिर डिम्पल की माँ से इन दोनों की हरकतों के बारे में चुगली की। वैसे सच कहूँ तो दिव्या दीदी की वजह से सबको वैभव भैया और डिम्पल के रिश्ते के बारे में पता चला था, पर जब दोनों ही परिवार वालों में से किसी को भी दिव्या दीदी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, तब दिव्या दीदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से डिम्पल और उसके पूरे परिवार को ये शहर छोड़ करके ही जाना पड़ा। वैभवी ने कहा कि आखिर ऐसा क्या किया था दिव्या दीदी ने जिसकी वजह से डिम्पल और उसकी फैमिली को ये शहर छोड़ करके जाना पड़ा। पहले तो दिया थोड़ा घबरा गई और फिर इधर उधर नजरें घुमाने लगी। तब वैभवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगी, और अगर मैंने तुम्हारे भरोसे को गलत से भी कभी तोड़ दिया तो तुम मुझसे कभी भी बात मत करना और ना ही मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल दिखाऊंगी। अब तो मुझे पूरी बात बता दो। वैभवी की बात सुन करके दिया को भी वैभवी पर थोड़ा यकीन हुआ और उसने कहा कि जब दिव्या दीदी की बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तब दिव्या दीदी ने वैभव भैया और डिम्पल के साथ दोस्ती कर ली और उन्हें आपस में मिलवाने का काम करने लगी, जिससे एक बार फिर दिव्या दीदी वैभव भैया की नजरों में सबसे अच्छी बहन और इम्पोर्टेंट हो गई। और फिर दिव्या दीदी ने इस बात का फायदा उठाया और फिर दोनों के बीच में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। पहले तो डिम्पल को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके और वैभव भैया के बीच में इतना प्यार होने के बाद आखिर ये झगड़ा कैसे हो रहे हैं। पर फिर एक दिन जब उन्होंने दिव्या दीदी को अपने ही फेसबुक अकाउंट से किसी और लड़के से चैट करते हुए देखा,
तब उन्हें पता चला कि उनके और वैभव भैया की सारी लड़ाइयाँ और गलतफहमी के पीछे और कोई नहीं बल्कि दिव्या दीदी ही थी। तब वैभवी ने कहा कि आखिर डिम्पल को दिव्या दीदी पर शक कैसे हुआ। तब दिया ने कहा कि हुआ यूं कि जब दिव्या दीदी को पता चला कि डिम्पल और वैभव भैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों आगे जा करके एक दूसरे से शादी भी करेंगे, तब पता नहीं दिव्या दीदी को अचानक से क्या हो गया और उन्होंने एक दिन वैभव भैया से कहा कि वो अगर डिम्पल के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं तो उन्हें एक बार डिम्पल की परीक्षा ले लेनी चाहिए कि वो उससे सच में प्यार करती भी है या नहीं, प्यार करने का नाटक करती है। हालांकि शुरू शुरू में वैभव भैया ने दिव्या दीदी की इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया था, पर जब दिव्या दीदी ने डिम्पल और एक अनजान लड़के को लेकर के वैभव भैया को कुछ बातें बताई, तब वैभवी भैया भी दिव्या दीदी की इस बात के लिए मान गए और उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा कि दिव्या दीदी ने उन्हें करने के लिए कहा था। इधर सेम यही बात जा करके दिव्या दीदी ने डिम्पल से कह दी, लेकिन डिम्पल ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। दिव्या दीदी डिम्पल की तरफ से तो खाली हाथ लौट आई, पर उन्होंने वैभव भैया से एक लड़के के नाम की फेक आईडी बनवाई और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिम्पल के फेसबुक अकाउंट में भिजवा दी। इधर दिव्या दीदी ने डिम्पल से बहुत अच्छी दोस्ती की हुई थी और उसका भरोसा जीत लिया था, तो एक दिन वो किसी बहाने से डिम्पल का लैपटॉप मांग करके ले आई और उसके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चोरी करके उसे अपने फोन में चालू कर लिया और फिर डिम्पल के फेसबुक अकाउंट में उसकी ईमेल आईडी हटा करके कोई दूसरी ईमेल आईडी सेट कर दी, जिससे डिम्पल चाह करके भी अपना फेसबुक अकाउंट दोबारा से ओपन ना कर सके। और फिर इधर दिव्या दीदी वैभव भैया की फेक आईडी से डिम्पल बन करके बात करती और वैभव भैया को लगता कि ये सब बातें उनके साथ डिम्पल कर रही है। और फिर एक दिन इतना कह करके दिया थोड़ी खामोश हो गई। तब वैभवी ने दिया को कहा कि एक दिन फिर क्या दिया। तब दिया ने कहा कि फिर एक दिन जब दिव्या दीदी अपने लैपटॉप से डिम्पल बन करके चैट कर रही थी दूसरे कमरे से, तो वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में चली गई अपना लैपटॉप वहां खुला छोड़कर। तभी अचानक से डिम्पल वैभव भैया को ढूंढते हुए आई और तभी लैपटॉप में मैसेज की टोन बजी और डिम्पल का ध्यान बेड पर रखे लैपटॉप पर गया। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर जब उसे दूर से ऐसा लगा कि उसने अपनी फोटो देखी है तो वो लैपटॉप के पास गई और जब उसने लैपटॉप में अपनी आईडी चालू देखी तो उसके होश ही उड़ गए और फिर उसे दिव्या दीदी का झूठ पता चल गया। फिर उन दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे ये तो नहीं पता, पर इसके बाद डिम्पल दीदी बहुत जोर से रोते रोते अपने घर चली गई। उसके बाद एक दिन रात में ना जाने क्या हुआ कि पूरी कॉलोनी की लाइट चली गई और सभी अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से दिव्या दीदी ने जोर से चिल्लाते हुए वैभव भैया को बुलाया। दिव्या दीदी की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके सभी लोग भागे भागे वहां पर आए तो सभी ने देखा कि उन्होंने डिम्पल का हाथ बहुत जोरों से पकड़ा हुआ है और डिम्पल के साथ एक लड़का भी खड़ा था। जब वैभव भैया ने ये देखा तो उन्होंने डिम्पल से पूछा कि ये लड़का कौन है। तब दिव्या दीदी ने सबको बताया कि ये लड़का और डिम्पल एक दूसरे के साथ यहाँ अंधेरे में कुछ शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। और ये सुनने के बाद वैभव भैया को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिम्पल को एक थप्पड़ मारा और उन्हें बहुत बुरा भला बोला और सबके सामने ये भी कह दिया कि आज के बाद मेरा और डिम्पल का कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं इसे जानता हूँ और ना ही आज के बाद ये मुझे कभी जान पाएगी। उसके बाद से हमारी फैमिली और डिम्पल की फैमिली पर एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहने लगे। इसके बाद कॉलोनी वालों ने डिम्पल के ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से एक बार डिम्पल ने सुसाइड की कोशिश भी की, पर उसके मॉम डैड ने उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचा करके उसे बचा लिया।
उसके बाद डिम्पल और उसकी फैमिली ने ये शहर छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए। तभी वैभवी ने कहा कि एक बात बताओ दिया कि क्या जब दिव्या दीदी ने कहा कि डिम्पल और वो लड़का यहाँ रात के अंधेरे का फायदा उठा रहे थे, तब क्या तुम्हारे वैभव भैया ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और वो जिसे इतना प्यार करते थे उस डिम्पल से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि सच क्या है? तब दिया ने कहा कि पूछा था ना, एक दिन नहीं बल्कि 2 से 3 बार। और डिम्पल भी रो रो करके यही कह रही थी कि मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे आया। मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने आई थी। पर तभी दिव्या दीदी ने कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे इसे क्या मेरे भाई और इस लोफर में फर्क नहीं समझ आता है? अब रंगे हाथों पकड़ी गई है तो भोली बन करके रह गई और सारा इल्जाम मेरे भाई पर डाल रही है। अरे कभी किसी चोर ने कहा है कि उसने चोरी की है? अगर सच जानना है तो इस लड़के से पूछो कि ये यहाँ क्यों आया था, किससे मिलने आया था और ये डिम्पल को जानता भी है या नहीं। तब वैभव भैया ने जैसे ही उस लड़के से ये सब पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वो यहाँ अक्सर डिम्पल के कहने पर आया करता था और डिम्पल ने ही उसे यहाँ पर लाइट जाने के बाद मिलने के लिए बुलाया था। ये सुनते ही वैभव भैया गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने उस लड़के के कॉलर को पकड़ लिया और उन दोनों के बीच के झगड़ों को रुकने के लिए जैसे डिम्पल आगे आई तो भैया ने गुस्से में डिम्पल को उसकी बात सुने बिना ही एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि वो उनकी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसके बाद डिम्पल ने कई बार वैभव भैया से मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश की, कभी स्कूल में तो कभी घर में, तो कभी नया फेसबुक अकाउंट बना करके, लेकिन हर बार उसे दिव्या दीदी का सामना करना पड़ता था। और फिर एक दिन वो वैभव भैया को छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। तब वैभवी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो अब कहाँ रहती है या फिर तुम कभी उनसे मिली हो दोबारा? तब दिया ने कहा कि नहीं भाभी, मैं नहीं जानती कि वो अब कहाँ है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इसमें डिम्पल की कोई गलती नहीं थी, ये बस दिव्या दीदी ने ही किया होगा। तब वैभवी ने कहा कि पर दिव्या दीदी तो तुम्हारी सगी बड़ी बहन है, तुम भला अपनी बहन से ज्यादा एक बाहर वाली लड़की पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तब दिव्या ने कहा कि भरोसा सगे या पराये से नहीं होता है भाभी, वो तो हर रिश्ते खुद कमाना ही पड़ता है। अब आप भी तो मेरे लिए पराई हो करके भी अपनी हो, क्योंकि अभी ही आप आई और मैं आपको ज्यादा जानती भी नहीं, पर फिर भी मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी क्योंकि दिव्या दीदी ने मुझे और वैभव भैया का हमेशा ही अपने काबू में रखने की कोशिश की है। वो खुद तो बड़ी होने के नाम पर अपनी हर इच्छाएं पूरी कर लेती हैं और बारी जब हमारी आती है तो हमें उनसे छोटे छोटे काम के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। इस बार ये इजाज़त मुझे अपनी माँ से लेनी पड़े तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो माँ है और हर माँ ऐसा करती हैं, पर दिव्या दीदी खुद बेटी हो करके अपनी ही छोटी बहन के साथ ऐसा करती हैं। इस घर में बस वही होता है जो उन्हें पसंद है, चाहे फिर सब्जी हो या फिर किसी की भी शादी। इतना कहते कहते दिया का चेहरा बहुत उदास हो गया था और वैभवी को भी उसके इस उदास चेहरे के पीछे कोई और ही वजह समझ में आ रही थी। पर वैभवी की आए अभी इतना भी वक्त नहीं हुआ था कि वो यहाँ पर किसी से उसकी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी सवाल कर सके। इसलिए वैभवी ने कहा कि तो तुम्हें लगता है ना कि ऐसा दिव्या दीदी कर सकती हैं, पर इसका कोई सबूत नहीं है। तब दिया ने कहा कि नहीं, मुझे इस मामले पूरा यकीन है कि ये सब दिव्या दीदी का ही किया धरा है, क्योंकि जब यहाँ से डिम्पल जा रही थी तो सबकी ही आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि वैभव भैया भी उसके जाने की बात से कई दिनों तक बीमार रहे, पर डिम्पल के जाने से दिव्या दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो बहुत खुश रहती थी उसके जाने के बाद। इसके आगे दिया कुछ भी कह पाती कि तभी सरला जी ने दिया को आवाज देते हुए कहा कि दिया कहाँ है तू, अभी तक वहीं पर अटकी है क्या?
रुक, अभी मैं दिव्या को भेजती हूँ तुझे वापस लेने के लिए। इतना सुनते ही दिया ने वो थाल वैभवी के हाथों में देते हुए कहा कि ये लो भाभी, आज शाम की मुंह दिखाई में आपको यही पहनना है, ऐसा दिव्या दीदी ने कहा है। अब मैं चलती हूँ। और इतना कह करके दिया वहां से चली गई। वैभवी ने भी दिया से वो थाल ली और दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब इस घर में चल क्या रहा है। एक बेटी को अपने घर पर पूरा अधिकार होता है, पर अपने रिश्तों का ऐसा अधिकार मैं पहली बार देख रही हूँ। जो अधिकार सिर्फ एक माँ का या फिर पिता का होना चाहिए, वो अधिकार तो यहाँ के माँ बाप ने अपनी बेटी को दे रखा है। अरे इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आजकल बहन भाई कोई किसी का भी सगा नहीं होता है। एक माँ बाप ही अपनी सभी औलादों को बराबर से प्यार और उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। माना कि बड़ी बहन का दर्जा माँ के समान होता है, पर जब वो खुद ही इस दर्जे की इज्जत करे, ना कि इसका फायदा उठाए। दिया की बात से तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेरे ससुराल में मेरे ससुर या मेरी सास की नहीं, बल्कि मेरी बड़ी ननद की चलती है। पर किस वजह से वो मुझे इतनी नापसंद करती हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं ना सही पर कोई तो इस घर की बहू बनती, तो क्या उन्हें उससे भी यही शिकायत होती? एक सास का शासन तो फिर भी एक बहू बर्दाश्त कर सकती है, पर अपनी बड़ी ननद का, वो तो शायद किसी भी बहू को बर्दाश्त के बाहर है। पर हम बहुएं भी क्या कर सकती हैं, जब हमारा साथ देने वाला पति ही हमें कह दे कि हम बहुओं के साथ तो ऐसा होता ही है। इसमें कौन सी नई बात है? काश हम बहुओं को भी इतना हक मिलता कि हम भी इन्हीं मर्दों को पलट करके कह सकते कि ऐसा तुम्हारे ही घर और तुम्हारे ही लोग करते हैं, तो तुम ही सहो ये सब, हम क्यों सहें? पर हम औरतें ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा करने वाली भी एक औरत ही होती है। किसी बहू के नसीब में जुल्मी सास आती है, तो किसी के नसीब में चालबाज जेठानी, तो किसी के नसीब में दुष्ट देवरानी, किसी के नसीब में चुगलखोर ननद। और मेरे नसीब में तो जुल्मी सास और चुगलखोर ननद दोनों ही आ गई हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या वैभव की बात मान करके चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाऊं। आखिर एक साल बाद तो हम दोनों को अलग होना ही है, फिर मैं क्यों ये सब कुछ कर रही हूँ? और किसके लिए कर रही हूँ? अपने लिए नहीं। मुझे तो एक साल बाद ये रिश्ता देखने तक को नसीब नहीं होंगे। अपने पति वैभव के लिए उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके घर के लोग और घर माहौल कैसा है। उनके लिए तो अपने ये चालबाज लोग ही सही हैं। और वैसे भी जो इंसान किसी से पागलों की तरह इतनी मोहब्बत करके भी उसका भरोसा ना कर सके, उससे भला क्या ही उम्मीद करना। पर ना जाने क्यों फिर भी मुझे एक परिवार चाहिए जो मुझे झूठा ही सही पर 2 पल के लिए अपना मान सके। आखिर शादी के बाद एक लड़की कितने ही सपने बुनती है अपने जीने वाले कल को लेकर के, तो मेरे इन सपनों और खुशियों पर पूरा अधिकार है। आखिर क्यों मैं इन सास ननद के चक्कर में अपने सपने और अपनी खुशियों की कुर्बानी दूं? मैं अपना अधिकार पाने की पूरी कोशिश करूंगी, और एक बहू होने के नाते अपना सम्मान भी। और फिर तो वैसे भी मुझसे अगर ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक साल बाद वो खुद ही मेरा और वैभव का ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। पर इस रिश्ते के खत्म होने से पहले मुझे एक बार तो जरूर पूरे दिल से इस रिश्ते के लिए, अपने प्यारे वैभव के लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। फिर अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो इन जुल्मी सास और चुगलखोर ननद के साथ एक प्यार करने वाला पति भी नसीब हो जाएगा। क्योंकि आज भले ही वैभव मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा नाराज सा रहता है, पर एक वक्त वो भी था जब यही वैभव मुझ पर अपनी जान लुटाता था, और मैं जो कहती थी वो करता था। तेज बारिश में भीगने को कहूँ तो बिजली के तेज
चमकने तक वो वहीं पर खड़ा रहता था। आखिर उसके दिल में मेरे लिए प्यार तो था ही, और मुझे लगता है कि मेरी एक कोशिश से उसके दिल में कहीं थोड़ा सा भी वो पुराना प्यार जिंदा हो जाए तो मुझे मेरा प्यार वैभव मिल जाएगा। बस मेरा वैभव अपने घर परिवार के झूठे मोह में अपना रिश्ता भटक चुका है, और उसकी पत्नी होने के नाते अगर मैंने उसका इस वक्त साथ नहीं दिया तो वो अपनी पूरी जिंदगी इसी झूठे मोह में गुजार देगा और आगे कभी कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय पछताने के। इतना सब कुछ वैभवी अकेले बैठ करके सोच ही रही थी कि अचानक से फिर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वैभवी ने जा करके दरवाजा खोला तो सामने सरला जी और दिव्या खड़ी थी। वैभवी को देखते ही दिव्या ने कहा कि देखा माँ, कितनी आलसी है तुम्हारी ये बहू, अभी तक ये तैयार भी नहीं हुई है, जबकि दिया ने इसको 20 मिनट पहले ही कपड़े और ज्वेलरी ला करके दे दी थी, और अभी थोड़े ही देर में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, तब जा करके ये मैडम रेडी होंगी और फिर सभी मेहमान को इनकी वजह से इंतजार करना होगा और हमें 4 बातें सुननी होगी। वैभवी को अपनी ननद की बात सुन करके तो बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अपनी सास और ननद दोनों को ही अंदर आने के लिए कहा। तब दिव्या से रहा नहीं गया और वो कमरे में आते ही वैभवी को ताना देते हुए बोली कि क्या दिन आ गए हैं ना माँ, हमारे ही घर में हमें बुलाया जा रहा है, ऊपर से कमरा आपके बेटा का और मेरे भाई का है और हमें ही दरवाजा खटखटाना भी पड़ रहा है। एक तो वैसे भी वैभवी को दिव्या का इतने घमंड से बात करना और उसका ऐसा बर्ताव पसंद नहीं था, ऊपर से जो बात दिव्या के बारे में दिया ने बताई थी उसको जानने के बाद वैभवी को दिव्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर भी वो हर वक्त वैभवी के सामने ये जताने का प्रयास करती थी कि वैभव उसका पति कम और उसका भाई ज्यादा है, और वैभव अपनी पत्नी की नहीं बल्कि अपनी बहन की बात सुनेगा। ऐसी मानसिकता से वैभवी तो क्या किसी को भी बहुत गुस्सा आ सकता है, पर फिर भी वैभवी ने सोचा कि आज नहीं तो कल इन्हें अपने ससुराल भी तो जाना ही होगा। ये अपने बर्ताव की वजह से आज नहीं तो कल अपने ससुराल में रोएंगी तो जरूर ही, लेकिन अगर मेरे और वैभव का रिश्ता बच गया तो मुझे इस ससुराल में जीवन भर रहना है, इसलिए मैं इन्हें जवाब तो जरूर दूंगी, पर अपने तरीके से, इनके तरीके से नहीं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वैभवी ने कहा कि हाँ दिव्या दीदी, आप ठीक कह रही हैं कि एक लड़का बचपन से ही अपनी माँ और बहन के साथ रहता है और उनके इशारों पर नाचता भी है। इस बात पर दिव्या ने घूर करके वैभवी को देखा तो वैभवी बात को संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब कि अपनी माँ बहन की सारी बातें मानता है। इतना प्यार होता है एक माँ बेटे के रिश्ते और एक भाई बहन के रिश्ते में, लेकिन दीदी एक लड़का तो सिर्फ अपनी माँ का बेटा और अपनी बहन का भाई बन करके नहीं रह सकता ना, एक ना एक दिन तो बड़ा भी होगा ना, तब तो उसे सांसारिक जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब तो जीवन का चक्र आगे बढ़ेगा, जब वो एक बेटा और भाई से आगे बढ़ करके एक पति और फिर पिता बनेगा, और उसे अपने हर नए रिश्ते को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह और महत्व देना होगा जितने कि वो अपने पुराने रिश्तों को देता आया है। इसलिए अब आपका भाई सिर्फ आपका भाई नहीं रह गया, अब वो किसी का पति भी बन चुका है, और इतनी समझ तो बिना शादी के भी हर किसी को होती है कि एक पति पत्नी के कमरे में बिना खटखटाए नहीं जाना चाहिए, वरना फिर आपको जो भी देखने को मिलेगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। वैभवी का जवाब सुन करके दिव्या गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो कि वो मेरा भाई वैभव अब तुम्हारा पति है तो इस घर में, इस कमरे में और मेरे भाई पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, मेरा नहीं। वैभवी ने तुरंत अपने कमरे की टेबल पर रखी पानी से भरी ग्लास दिव्या को देते हुए कहा कि
क्या आप भी दीदी पहले पूरी बात सुनती नहीं है और फिर इतनी गुस्सा हो जाती हैं? आपको इतना जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये सब बीपी बढ़ाने के कारण होते हैं और आजकल तो बीपी बढ़ना भी एक खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा भी है। ये सुन करके दिव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम अपनी जुबान को लगाम लगा करके रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैभवी ने अपने मन में कहा कि वैसे भी आपसे बुरा तो इस घर में तो क्या पूरे दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वैभवी ने कहा कि मैंने तो बस आपको जिंदगी का वो ज्ञान दिया है जो शादी के बाद हर लड़की के काम आता है। अब सासू माँ आप ही बताइए कि शादी के बाद क्या आप पापा जी के साथ नहीं रहती थी? क्या आप और पापा जी के कमरे में आपकी भी सास या फिर आपकी भी ननद बिना दस्तक दिए आ जाती थी? सरला जी के सामने जैसे ही उनकी सास का जिक्र हुआ, उन्हें अपनी सास की दी हुई बद्दुआ याद आ गई और वो घबरा करके खड़ी हो गई। ये हाव भाव वैभवी ने भी अपनी सास के देख लिए थे और उसने तुरंत कहा कि आपको क्या हुआ माँ? तब सरला जी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए वैभवी से कहा कि मेहमान के आने का समय हो गया है, तुम जल्दी से जा करके रसोई में पहले सबके लिए चावल की खीर और नाश्ते में जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो बना दो और फिर रेडी हो जाओ, सब मेहमान कुछ देर में आने वाले हैं। इतना कह करके सरला जी वहां से चली गई और उनके पीछे पीछे दिव्या भी। पर दिव्या का चेहरा वैभवी के दिए हुए पलटवार से पूरी तरह लाल हो चुका था और ये देख करके वैभवी को बहुत मजा आ रहा था। पर अपनी सास को ऐसे अचानक से परेशान देख करके वैभवी को भी शक हो गया कि पक्का कुछ तो बात है मेरी सास की सास में, वरना वो अपनी सास का नाम सुन करके ऐसे घबराती नहीं। पर क्या बात हो सकती है? खैर, अब ये सब तो मुझे यहाँ रहते रहते ही पता चलेगी, पर मैं यहाँ रह करके भी किसी का अन्याय नहीं सहूंगी और इस दिव्या को तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी लड़की है ये? अरे खुद एक लड़की हो करके ये बात अच्छे से जानती है कि कल को इसकी भी शादी होगी, इसका भी ससुराल होगा, इसके भी सास ससुर पति और ननद भाभी होंगे। तो जब इनके साथ इनकी ननद ऐसे बर्ताव और ऐसे परेशान करेंगी तब क्या करेंगी ये? क्योंकि जो जिसके साथ जैसा करता है एक दिन उसे भी वैसा ही भुगतना ही पड़ता है। ये बात तो बचपन से ही हर बच्चे को सिखाई जाती है कि कभी किसी के साथ गलत मत करो और कभी किसी को बुरा मत सोचो। पर यह है कि इन्हें बुरा और गलत के सिवा इन्हें कुछ आता ही नहीं है। पर इनकी भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी सास की ही है, जो खुद भी कभी एक बहू हो करके अपनी बेटी को जिंदगी की सही सीख नहीं दे पाई। तभी तो भाई की शादी हो जाने के बाद भी उनकी बेटी अपने सगे भाई की निजी जिंदगी में अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। और ना जाने मेरा पति कैसा है, वो परिवार के मोह में इतना अंधा हो गया है कि उसे ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि जिन माँ बहन को वो ये सब प्यार समझ रहा है, असल में वो तो उसकी पत्नी से असली दुश्मनी निकाल रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलती से वैभव ने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो इनकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। जबकि खुद मेरी सास अपने पति को अपने पल्लू में बांध करके रखती हैं। वो जैसा कहती हैं उनके पति वैसा ही करते हैं। घर पर अन्याय होता देख करके भी वो मुंह सिल के बैठे हैं। और ये सिर्फ मेरी सास की ही नहीं बल्कि जितनी भी सास होती हैं ना, उनकी यही प्रॉब्लम है। उन्हें अपना पति तो जोरू का गुलाम चाहिए, पर खुद का बेटा अपने माता पिता का भक्त श्रवण। फिर कहेंगी कि मेरा बेटा शादी से खुश नहीं है। अरे खुश रहने का मौका तो दो, तब तो खुशी आएगी। पर नहीं, बस सारा दिन बहू की ताक झांक में निकाल देती हैं और बचा हुआ उसकी बुराई करने में। कभी अपनी बेटी से, कभी अपने पति से, कभी अपने बेटे से, तो कभी अपने अड़ोस पड़ोस में। और अगर ये लोग भी कम लगे तो ये फिर फोन लगा करके अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को बताएंगी। और ये वही रिश्तेदार होते हैं जो शादी में आकर के खूब हंगामा करते हैं। पर इसमें सासों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस खुद को सही और अपनी बहू को जितना हो सके उतना बुरा साबित करना है।
पर मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक मेरी ननद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, क्योंकि जिस घर में एक सास की चले वहाँ तो फिर भी सुधार होने की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, पर जहाँ पर एक ननद की हुकूमत चले तो समझ जाना चाहिए कि वो घर बर्बाद होने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी ननद कभी भी अपनी भाभी को तो छोड़ो, अपने भाई तक को अच्छा नहीं सोच सकती हैं और ना ही उसके जीवन में क्लेश करवाने का कोई मौका छोड़ती। वैभवी ने तुरंत किचन में जा करके सब मेहमानों के लिए मीठे के लिए चावल की खीर और नाश्ते में तरह तरह के पकौड़े, ढोकला, इडली आदि बनाया। ये बनाते बनाते वैभवी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आज जब सब मेरे हाथ का बना ये नाश्ता और मीठा खाएंगे तो कितने ही खुश हो जाएंगे, और फिर वैभव को भी लगेगा कि उसने मुझसे शादी करके कोई गलती नहीं की है, और फिर हमारे बीच में सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। हमारा पुराना प्यार हम दोनों के बीच फिर हमारी खोई हुई खुशियां लेकर के आ जाएगा। वैभवी ने वक्त से पहले ही सब कुछ बना करके रेडी कर दिया था और तुरंत खुद भी तैयार होने चली गई थी। इधर सरला जी अपने कमरे में आ करके अपना बीपी की दवाई खाने लगी। ये देख करके दिव्या ने कहा कि आप भी ना माँ, मैं आज उस वैभवी को ऐसा सबक सिखाने वाली थी कि वो जिंदगी भर याद रखती कि उसने किससे पंगा लिया था। पर नहीं, आपको तो पता नहीं, अपनी सास का नाम सुनते ही कभी बीपी बढ़ जाती है तो कभी गिर जाता है। अरे आप अब खुद एक सास बन चुकी हैं, अब आपको अपने अंदर से ये अपनी सास का डर निकाल देना चाहिए। आखिर आप इतना क्यों डरती हैं अपनी सास की वो कोल्ड बददुआ से? अरे भाई, कभी भी आपको, मुझे और इस घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। अरे लाखों की संपत्ति है ये। आज की दुनिया में कोई भी लड़का इतना बेवकूफ नहीं होगा जो एक लड़की पीछे अपना लाखों का नुकसान कर ले। और आपको क्या लगता है कि भाई कभी इस वैभवी के लिए हमें छोड़ेंगे? अरे इस वैभवी को तो मैं ऐसा शादी का लड्डू खिलाऊंगी कि ये खुद हमारे भाई की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चली जाएगी। तभी सरला जी ने पानी पीते हुए कहा कि ये इतना आसान नहीं है दिव्या। तब दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, आपने क्या अपनी बेटी को कमजोर खिलाड़ी समझ रखा है क्या? अरे आपकी बेटी ने तो घाट घाट का पानी पिया है और सबको पिलाया भी है। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसे तो मैं एक हफ्ते के अंदर ही अपने भाई की जिंदगी से और हमारे इस घर से दूर कर दूंगी। और वैसे भी मैंने पहले भी तो ये सब कुछ किया है ना माँ, डिम्पल के साथ। आपको याद तो है ना कि कैसे उस रात हम दोनों ने मिल करके ऐसी खिचड़ी पकाई थी जिसे ना चाहते हुए भी बेचारी डिम्पल को खानी पड़ी थी। सरला जी ने कहा कि हाँ, मुझे याद है कैसे तूने असंभव चीज को भी संभव किया। पहले तो मुझे भी उस डिम्पल से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मुझे तो वो लड़की बहुत प्यारी और मासूम लगती थी। पर जब तूने मुझे ये बात बताई कि अगर तेरे भाई की शादी डिम्पल से हो गई तो पहले मेरे बेटे के कान भर भर करके हम माँ बेटे के रिश्तों में दूरी पैदा कर देगी और फिर एक दिन मेरे बेटे को अपने साथ ले करके इस घर से चली जाएगी और ये मेरा बेटा भी उसके पीछे पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो तो डिम्पल के प्यार में पूरी तरह से पागल था। वो जैसा कहती थी वो वैसा करता था। वो दिन को रात कहती तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था। और तो और मेरे बेटे वैभव ने कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोला था, पर डिम्पल से मिलने के लिए, उसके जन्मदिन के तोहफे देने के लिए उसने न जाने ही कितने झूठ बोले होंगे हमसे। इसलिए जब तूने मुझसे कहा कि तुझे मेरी मदद करनी है इस डिम्पल को न सिर्फ वैभव की जिंदगी से दूर करने के लिए बल्कि इस शहर से भी दूर करने के लिए, तो मैंने तेरी बात मान करके तेरी मदद की और फिर तूने वो कर दिखाया जिसका होना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर उस दिन तूने अपने अंकल जी जो बिजली विभाग में हैं उनसे बात करके उस रात बिजली ना कटवाई होती और ना ही अपनी दोस्त के भाई को कॉल करके वो सब कुछ करने के लिए ना कहा होता, तो उसने वैभव से कहा था कि वो वहां पर डिम्पल से मिलने आया है
और वो डिम्पल को जानता भी है तो शायद आज इस घर की बहू ये वैभवी नहीं बल्कि वो डिम्पल होती। तब दिव्या ने कहा कि आपने भी कम साथ नहीं दिया था मेरा। ना आपने डिम्पल से कहा होता कि उसे शाम के 7 बजे वैभव ने अपने घर के सामने वाली गली में मिलने के लिए बुलाया है, और ना वो डिम्पल कभी वहां पर आती, और ना ही डिम्पल के सुसाइड करने के बाद आप उसकी माँ के दिमाग में ये बात डालती कि अगर उन्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो वो ना ये सिर्फ कॉलोनी बल्कि ये शहर छोड़ करके चली जाएं, क्योंकि डिम्पल जब तक वैभव को देखेगी या उसके आसपास रहेगी तो अपनी जान लेने की कोशिश करती रहेगी, और हर बार डिम्पल को बचाया जा सके ये जरूरी नहीं है। उसके बाद वो हुआ जो हम चाहते थे, इसलिए आपको इस वैभवी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे उस डिम्पल को मैंने हटाया था ठीक वैसे ही, बल्कि बहुत जल्द ही मैं इस वैभवी को भी इस घर से और वो भी अपने भाई से धक्के मरवा कर निकलवा दूंगी, और फिर इसके सिर से वैभव के प्यार का भूत भी उतर जाएगा। और बात रही वैभव की, तो आपने जैसे पिछली बार नाटक किया था रोने धोने का, वही एक बार फिर से करना, तो बेचारा वैभव भी अपनी माँ के आंसुओं में कैद हो करके रह जाए। सरला जी ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है दिव्या, क्योंकि तेरे भाई का ये न सिर्फ प्यार है बल्कि वैभव ने इससे शादी की है। ये न सिर्फ उसकी पत्नी है बल्कि इस घर की बहू भी है। दिव्या ने कहा कि अरे माँ, आजकल की शादियां पहले की शादियों की तरह नहीं हैं, जिसमें लोग जन्म जन्म तक के रिश्ते के लिए हो जाते हैं। अरे ये आजकल की शादी इस जन्म तो क्या 1 साल भी चल जाए तो बहुत है। अरे पहले के जमाने में तलाक लेना बहुत बड़ी बात होती थी, पर आजकल तो शादी करना और फिर तलाक लेना गुड्डा गुड़ियों का खेल बन चुका है। हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को ना जाने क्या हो गया है कि वो अपने देश को सबसे अलग बनाने वाली हर रस्मों और रिवाजों को तो बदलते वक्त के साथ पीछे ही छोड़ती जा रही है। आजकल तो लोग बिना शादी किए ही शादीशुदा होने का सुख भोगने लगे हैं, इसलिए शायद आजकल के लोगों को शादी करने की और ना ही निभाने की जरूरत है। ठीक वैसे ही अगर वैभव ने तलाक दे भी दिया तो इसमें हम वैभव को नहीं बल्कि उस वैभवी को ही दोषी बनाएंगे कि बाहर रहने लड़की ना तो घर की अच्छी बहू बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी, इसलिए उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, और फिर हम करवाएंगे दोबारा से वैभव का पुनर्विवाह, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, जो सिर्फ हमारे इशारों पर नाचेगी ही नभ बल्कि जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी भी। सरला जी भी अपनी बेटी की बातों को सुन करके खुश होने लगी, और उन्होंने दिव्या से कहा कि सच दिव्या, ऐसा हो सकता है। दिव्या ने कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ सब हो सकता है, बस आप वो करो जैसा मैं कहती हूँ, फिर होगा वो जैसा आप चाहती हैं। सरला जी ने अपनी बेटी की नज़र उतारते हुए कहा कि पक्का ही मैंने पिछले जन्म कोई बड़ा पुण्य किया था जो मुझे इस जन्म में तेरी जैसी बेटी मिली। पता नहीं जिस घर में तू बहू बन करके जाएगी वो घर तो जीते जी स्वर्ग के दर्शन कर लेगा। दिव्या भी अपनी माँ से अपनी बड़ाई सुन करके खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तब सरला जी ने कहा कि आखिर तू अब उस वैभवी के साथ करेगी क्या। थोड़ी देर बाद घर में दिया और सोहम जी ने मिल करके थोड़ी बहुत साज सजावट कर दी, और मुंह दिखाई के लिए मेहमान भी आने शुरू हो गए। दिया भी तुरंत वैभवी के कमरे में जा करके उसका दरवाजा खटखटाने लगी, और जैसे ही वैभवी ने दरवाजा खोल तो दिया उसके आंखें फाड़ फाड़ करके देखती रह गई, और जैसे ही वैभवी ने दरवाजा खोला तो दिया उसको आंखें फाड़ फाड़ करके देखती रह गई। वैभवी दुल्हन के जोड़े में इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे आसमान से कोई परी उतर करके आ गई हो। दिया ने तो उसे देखते ही कहा कि वाह भाभी, आप तो सच में कितनी सुंदर लग रही हैं। अब मुझे समझ में आया कि क्यों वैभव भैया ने घर पर बिना बताए आपसे शादी कर ली, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की कौन ही अपने हाथों से जाने देगा।
दिया की बात सुन करके वैभवी भी मुस्कुराने लगी और दिया भी। तभी वहां गुस्से से बिलबिलाते हुए दिव्या पहुंची और उसने जब दिव्या और वैभवी की आपस में हंसते हुए देखा तो वो और गुस्से से लाल हो गई। उसने दिया के सिर पर हाथ मारते हुए कहा कि मैंने तुझे यहाँ पर इसे लाने के लिए भेजा था और तू यहाँ पर इसके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। दिया ने कहा कि नहीं दीदी, मैं तो बस भाभी को लेकर के जाने के लिए ही आई थी, पर आप देखो ना भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं इस लाल जोड़े में। तब दिव्या ने पहले वैभवी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद मुंह बनाते हुए बोली कि ठीक ही लग रही हैं। अब ये इतनी भी सुंदर नहीं लग रही हैं जितनी कि तू इसकी तारीफ करके इसको चने के झाड़ में चढ़ा रही है। और हाँ, तुझे ये बात पता होना चाहिए कि शादी के जोड़े में खुद ही इतना भारी वर्क रहता है कि कोई गंदा से गंदा भी इसे पहने तो वो भी सुंदर दिखने लगता है। और फिर तू ही देख, इसके चेहरे पर ये सब मेकअप कमाल का है। और आजकल तो ऐसे मेकअप होते हैं कि घटिया से घटिया लोग भी सुंदर दिखने लगते हैं। इसलिए तुझे ज़्यादा किसी को भी सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिव्या की ऐसी बातें सुन करके दिया को भी बहुत बुरा लगा, साथ ही वैभवी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पर उसने भी सोचा कि इसका जवाब तो मैं दे करके रहूंगी। तभी वैभवी ने कहा कि हाँ दीदी, आप ठीक ही कह रही हैं, मुझ में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदरता तो इन कपड़ों और मेकअप में है। कपड़े जिन्हें मैंने इतने अच्छे तरीके से पहना है कि इन्हें मेरे शरीर पर पहनते ही मेरा शरीर और मेरा फिगर कमाल का लग रहा है। और ये मेकअप, इसने तो सच में चेहरे की सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब मैंने मेकअप ही इतना अच्छा किया है कि इसे तो अपना कमाल दिखाना ही था। ऊपर से मेरे नाक नक्श जिन पर मेकअप के लगाते ही वो इतने सुंदर और उभर के दिख रहे हैं कि बस मेरी तारीफ तो अभी आपने दिया से सुन ही ली है। अब ये सब भी तो एक हुनर होता है, कपड़े पहनने का, मेकअप करने का। ये अब हर किसी के बस की तो बात नहीं होती है ना। इसलिए सुंदर मैं नहीं बल्कि मेरे गुण हैं जो हर किसी के अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें हर सुंदर चीज गंदी और घटिया ही लगती है। वैभवी के ऐसा जवाब देते ही दिया के चेहरे पर तो इस्माइल आ गई, पर उसने अपनी इस्माइल को काबू में करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी इस्माइल की उसकी बड़ी बहन दिव्या ने देख लिया तो उसकी तो सामत ही आ जाएगी आज। पर दिव्या का तो चेहरा ही गुस्से से लाल हो चुका था और वो अब वैभवी से अपनी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए पागल हुई जा रही थी। इतना कह करके वैभवी बाहर मेहमानों के पास चली गई और फिर दिया भी उसके पीछे चली गई। पर दिव्या अभी भी वहीं पर खड़े हो करके हाथ मसलती रही। वैभवी के हाल में आते ही दिव्या ने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में खड़ी हो गई। इधर वैभव और सोहन भी मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे और सरला जी भी रेडी हो करके अपनी सहेलियों के साथ गपशप कर रही थी। तभी गुस्से से लाल दिव्या भी वहां पर आई, जिसे सरला जी ने देखते ही पहचान लिया कि कुछ तो बात जरूर है। सरला जी ने जा करके दिव्या से पूछा कि क्या हुआ है। तब दिव्या ने कहा कि अभी हुआ कहाँ है माँ, होगा तो अब। ये सुन करके सरला जी बड़ी हैरान हो गई कि अभी तो ये गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी और अब ये ऐसी बातें कर रही है। तभी सरला जी को उनकी पड़ोसन ने आवाज लगाई और फिर सरला जी भी अपने मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त हो गई। उसके बाद सब ने कहा कि चलो सरला, अब अपनी बहू की मुंह दिखाई तो शुरू करो। तब सरला जी ने दिया को इशारा किया और मुंह दिखाई की रस्म शुरू की गई। जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे सभी ने वैभवी का घूंघट उठा करके उसे देखते ही उसकी तारीफें करनी शुरू कर दी। वैभवी की तारीफ सुन करके अब वैभव के मन में भी उत्सुकता होने लगी थी कि क्या सच में आज वैभवी इस लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है। और अब तो वो भी बस एक बार वैभवी की झलक देखने के लिए मचल उठा। वैभव ने कई बार
बहाने से वैभवी को देखने की कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहा और चारों तरफ बस वैभवी की सुंदरता की ही तारीफ हो रही थी, जो उसे बार बार बेचैन कर रही थी। इधर वैभवी की तारीफ से सरला जी और दिव्या को तो खून ही खौल जा रहा था, पर सबके सामने हंसने का झूठा नाटक करते हुए वो दोनों एक कोने में खड़ी थी। जब सबने वैभवी की मुंह दिखाई कर ले, तब एक औरत ने कहा कि चलो सरला, अब आपकी बारी है अपनी बहू की मुंह दिखाई करने की। ये सुन करके वैभवी भी मन ही मन बहुत खुश होने लगी कि चलो दिखावा ही सही, पर कम से कम मेरी सास आज मुझे सबके सामने अपनी बहू तो मानेगी। इधर सरला जी भी वैभवी के पास आई और उसका घूंघट उठाया और देख करके बोली कि सच में मेरे बेटे ने मेरी बहू तो बहुत ही अनोखी लाई है, इसलिए अब इसकी मुंह दिखाई का तोहफा भी अनोखा ही होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी बहू को उसकी मुंह दिखाई पर कोई साड़ी या गहना नहीं दूंगी, बल्कि दूंगी उसे एक नाम, और इस नाम से होगी मेरी बहू की पहचान, और वो नाम है उधार की बहू। ये सुनते ही सब एकदम से हैरान हो गए और पास खड़े वैभव को भी ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी मां ने आखिर वैभवी को ऐसा नाम क्यों दिया। इधर वैभवी की 2 पल की खुशी दोबारा से दुख में बदल गई और वो भी हैरान हो गई कि आखिर क्यों उसकी सास ने उसे ऐसा नाम दिया, जिसमें बहू तो है पर उधार की। अब आए मेहमानों में से एक औरत ने बड़े ही हैरानी के साथ सरला जी से कहा कि तुमने अपनी बहू की ये नाम क्यों दिया है, उधार की बहू? ये भी कोई भला नाम होता है? आखिर ऐसे नाम का क्या मतलब होता है, और क्यों तुमने अपनी बहू को उधार की बहू कहा है? मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।